हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो। 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 बच्चों, मैं नवीन कुमार सिंगला फ्रॉम आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जलालाना सिरसा, आप सभी का लाइव क्लास जो डाउट क्लास है आपकी उसमें स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आज की लाइव क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज़। क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए या 5-7 मिनट और वेट करें? कुछ बच्चों को और जुड़ने देते हैं, अभी टाइम है 6 बजने में। सुखपाल कौर जी, जी ट्रिपल एस सिरसा, मोनिका गुलजारी, नेहा रेनवाल, संजय कुमार, ममता जी, खुशी, प्रीति फ्रॉम जी ट्रिपल एस स्कूल माता झज्जर, महक, चलो इतने बाकी बच्चे जुड़ रहे हैं, हम धीरे धीरे टॉपिक को शुरू करते हैं। हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर रिवाइज करते हैं। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है, क्या कोई बता सकता है पिछले चैप्टर का क्या नाम था जो हमने पढ़ा था? बायोलॉजी का ये दूसरा चैप्टर है टिश्यूज़। इससे पहले आप एक चैप्टर पढ़ चुके हैं। क्या आप में से बता सकते हैं कि वो जो पहला चैप्टर हमने पढ़ा है वो किस पर था? बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। कोई भी स्टूडेंट? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है?
संयम सिंगला ने जवाब दिया सेल, बहुत वेरी गुड। और कोई बच्चा, कौन सा चैप्टर है जो आप पढ़ें इससे पहले बायोलॉजी का? जीवन की मौलिक इकाई, वेरी गुड मोनिका बडाना। जीवन की मौलिक इकाई कौन सी होती है बच्चों? जीवन की मौलिक इकाई सेल, यानी कि कोशिका। सेल को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका, जो कि जीवन की मौलिक इकाई है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी किससे मिलके बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे अगर हम एक दीवार की बात करते हैं तो एक दीवार जो है वो कई छोटे छोटे यूनिट्स, जिन्हें हम ब्रिक्स या ईंटें बोलते हैं, उससे मिलके बने हैं। इसी तरह से हमारे जो बॉडी है वो भी छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बनी है, और उन छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं? सेल या कोशिका बोलते हैं। बहुत बढ़िया, सुखपाल कौर, महाराज सिंह, जितेंद्र कुमार। जीवन की मौलिक इकाई, तो जीवन की मौलिक इकाई क्या है? सेल। तो बच्चों क्या आप ये बता सकते हैं? नेहा बेटा, हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई, जो आप हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ लिख रहे हैं, वो केमिस्ट्री का चैप्टर है। गुड इवनिंग बेटा गीता। तो पहला चैप्टर हमारा जो आपने पढ़ा वो सेल है। तब क्या कोई बच्चा ये बता सकता है कि सेल जो है उसके नंबर के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? हाँ जी बताइए। कोशिका के नंबर के आधार पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? गुड इवनिंग बेटा यश। अंजलि गुड इवनिंग। संयम ने बताया कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। हाँ जी यश, बहुत बढ़िया। सुखपाल कौर 2, क्या बता सकते हैं कौन कौन से 2 ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? जितेंद्र, संजू, सोनी, बहुत बढ़िया। 2 ग्रुप्स का नाम भी बताएं कि हमने डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका के नंबर के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो वो ग्रुप्स कौन कौन से हैं? दो प्रकार के होते हैं, मोनिका बडाना। नहीं बेटा, प्लांट नहीं। नंबर ऑफ सेल्स, यानी कोशिका के नंबर के आधार पर, कोशिका के नंबर के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को 2 प्रकार में या 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। एक को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी एक कोशिकीय, और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। प्लांट एंड एनिमल से नहीं बेटा, सेल्स नहीं पूछ रहा हूँ मैं 2 तरह की होती है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि सेल्स के नंबर के आधार पर ऑर्गेनिजम्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। नहीं, पादप कोशिका नहीं है मोनिका। हाँ, बहुकोशिकीय और एक कोशिका, यानी यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें एक ही तरह की एक ही सेल प्रेजेंट होती है, जिसमें सिर्फ एक ही सेल से जो बने हैं उन्हें यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव का कोई एग्जाम्पल दे सकते हो बच्चों?
एक कोशिकीय। गुड इवनिंग बच्चों, खुशी, टिंकू शर्मा। एक कोशिकीय का एग्जाम्पल है, संयम ने दिया अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। और बहुकोशिकीय में यानी मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? विनीत योगी यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अमीबा बता रहे हैं, बहुत सही। यस सैनी बेटा, प्रोटीन जो है वो नहीं आएगा। विक्रम जांगड़ा अमीबा, बहुत बढ़िया। अमीबा, सुखपाल कौर अमीबा। सुमित्रा देवी अमीबा, बहुत बढ़िया। अमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। इसी तरह से बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर का कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं बच्चों? मल्टी सेलुलर डॉग, जितेंद्र कुमार अमीबा बता रहे हैं यूनिसेलुलर का। मोनिका जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। यश सैनी जीवाणु, बहुत बढ़िया। नेहा अमीबा। अब बच्चों मल्टी सेलुलर का भी कोई एग्जांपल बताएं, जैसे कि संयम ने डॉग का बताया है। सूरज, सुमित्रा देवी अमीबा। संयम ने डॉग का बताया, कैट, अर्चना ह्यूमन बींग्स। हाँ जी, तो ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मोस्टली प्लांट्स हैं, जितने भी हायर प्लांट्स हैं वो सब किस में आ जाते हैं? वो मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं। तो बच्चों यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्लियर हो गया आप लोगों को? जिसमें एक ही सेल होती है यानी एक ही कोशिका होती है उसे यूनिसेलुलर या एक कोशिकीय, और जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं उन्हें मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। हाँ, संजू सोनी प्लांट्स, रेवाड़ी ऑफिस के नाम से है डॉग। डॉग अच्छा राइट आंसर है, प्लांट भी सही आंसर है। सत्यबाला बेटा डॉग, कैट और अमीबा भी आप लिख रहे हो। डॉग और कैट जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, जबकि अमीबा यूनिसेलुलर है। ये मोनिका क्या लिखा है? फेपंड, ये समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो। जीवाणु यूनिसेलुलर है। चलो इतना आपको समझ आ गया कि आपके रिस्पॉन्सेज देख के मुझे पता चल गया कि आप लोगों को यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पता चल गया। यूनिसेलुलर जिसमें एक कोशिका होती है और मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो दोनों में से यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में अगर हम देखें तो क्या बच्चों ये बता सकते हो कि इन दोनों में से किसकी काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है? एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर की या बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर की? विनीत ह्यूमन राइट आंसर, करमजीत को डॉग राइट आंसर। मल्टी सेलुलर के एग्जांपल्स बता रहे हैं। हाँ जी, किसकी क्षमता कार्य करने की ज़्यादा अच्छी होगी, यूनिसेलुलर की या मल्टी सेलुलर की? हाँ जी, सत्यबाला। चलो मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर संयम ने कहा मल्टी सेलुलर, विक्रम जांगड़ा मल्टी सेलुलर, बहुत बढ़िया। क्या कारण बता सकते हो बच्चों कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एफिशिएंसी यूनिसेलुलर से ज़्यादा क्यों होती है? मल्टी सेलुलर की एफिशिएंसी यूनिसेलुलर से ज़्यादा क्यों होती है?
कोई भी स्टूडेंट? चलो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बेटा हमने कहा कि एक ही सेल होती है और एक ही सेल ने सभी तरह के फंक्शंस अकेली एक ही सेल ने परफॉर्म करने होते हैं। यानी चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, हर काम जो है वो एक ही सेल ने करना है, क्योंकि पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल की बनी हुई है। लेकिन मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है? उनमें तो बहुत सी सेल्स प्रेजेंट हैं, तो अलग अलग सेल्स जो हैं वो ग्रुप्स में डिवाइडेड होती हैं और हर ग्रुप जो है वो मिल के एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम यूनिसेलुलर की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर में हमने लिया अमीबा। यूनिसेलुलर में हम लेते हैं अमीबा का एग्जांपल हम लेते हैं। अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा की अगर हम बात करें, ये मैं अमीबा बना रहा हूँ, ये एक अमीबा है, इसमें क्या प्रेजेंट है? ये न्यूक्लियस है, ये यूनिसेलुलर है। अब अमीबा जो है वो क्या करती है? रेस्पिरेशन जो करती है वो ऑक्सीजन जो है वो बाहर से लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? रेस्पिरेशन। जो फूड जो है वो एब्जॉर्ब करेगी वो भी कहाँ से लेगी? बाहर से लेगी। यही सेल जो है वो फूड भी ले रही है, यही सेल जो है वो रेस्पिरेशन भी कर रही है। जो वेस्ट बनेगा उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना, वो काम भी कौन कर रही है? ये सिंगल सेल ही सभी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो चाहे रेस्पिरेशन है, चाहे न्यूट्रिशन है, चाहे एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, सभी काम जो है वो एक ही सिंगल सेल परफॉर्म करती है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर का एग्जांपल लें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लेता हूँ। अगर हम हमारी बात करें तो हमारे अंदर क्या है? देखो, डाइजेशन के लिए अलग से एक डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें हमारा माउथ के बाद फूड पाइप, स्टमक के बाद जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिल के हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। रेस्पिरेशन के लिए हमारे अंदर जो है नोज़, लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ये सब प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे हमारे अंदर डाइजेशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेशन के लिए अलग ऑर्गन्स हैं और इसमें अगर हम बात करें सर्कुलेशन के लिए हमारे अंदर हार्ट प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है। तो हर काम के लिए अलग सेल्स प्रेजेंट हैं, अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है अलग अलग काम के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो हमारे अंदर एफिशिएंसी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। और मल्टी सेलुलर में जो सेल्स हैं वो ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं, या इसको उत्तक कहा जाता है। तो बेटा, उत्तक या टिश्यू समझ आ गया आप लोगों को कि हमारी इस बॉडी में जो सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स। और वो सेल्स ज़रूरी नहीं है कि एक जैसी हों, दे मे बी सिमिलर और दे में भी डिसिमिलर। वो एक जैसी भी हो सकती हैं और अलग अलग प्रकार की भी हो सकती हैं, लेकिन मिलकर, आपस में मिलकर एक स्पेशल फंक्शन अगर वो परफॉर्म करती हैं तो उसे हम टिश्यू या उत्तक कहते हैं। तो बच्चों, आपको कुछ जो है वीडियोस भेजी गई थी नीव और एससीईआरटी की तरफ से, और उसमें कुछ आपके क्वेश्चंस थे जिनमें डाउट्स हैं, तो वो क्वेश्चंस हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर जो हमारा है वो टिश्यूज़, और टिश्यूज़ की मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी कि टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच में बी सिमिलर और डिसिमिलर, कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो मिलकर एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? उत्तक या टिश्यू कहते हैं। तो बच्चों, उत्तक या टिश्यू क्लियर हुआ आप सबको?
हाँ जी बच्चों, टिश्यू या उत्तक कोशिका का वह समूह जो मिलकर एक स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को, कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। और टिश्यू को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है? टिश्यूज दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं पादप उत्तक यानी कि प्लांट टिश्यू, पादप उत्तक, और दूसरा जो होता है वो जंतु उत्तक, जिसे हम एनिमल टिश्यू जो है ये कहते हैं। तो ये कौन सा है? पादप उत्तक। और ये कौन सा है? जंतु उत्तक। तो टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? कितने तरह के होते हैं टिश्यूज या उत्तक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? बेटा, टिश्यूज को दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को पादप उत्तक बोलते हैं और एनिमल टिश्यू को जंतु उत्तक बोलते हैं। प्लांट टिश्यूज को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्लांट टिश्यूज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को कहा जाता है विभज्योतक उत्तक और परमानेंट को बोलते हैं स्थायी उत्तक। तो प्लांट टिश्यूज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेरिस्टेमेटिक यानी कि विभज्योतक उत्तक और दूसरा परमानेंट यानी कि स्थायी उत्तक। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि अंतर्वृष्ट विभज्योतक किसकी वृद्धि में सहायता करता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ। ऑप्शन ए है तने की लंबाई, ऑप्शन बी है पत्तियों की लंबाई, ऑप्शन सी है तना और पत्तियों दोनों की लंबाई, और डी ऑप्शन है जड़, तना और पत्तियों की लंबाई। तो बच्चों एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। अंतर्वृष्ट विभज्योतक किसकी वृद्धि में सहायता करता है? तने की लंबाई, ऑप्शन बी पत्तियों की लंबाई, ऑप्शन सी तना और पत्तियों दोनों की लंबाई, और ऑप्शन डी जड़, तना और पत्तियों की लंबाई।
हाँ जी, कोई स्टूडेंट नहीं है जो इसका आंसर दे पाए? हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास सॉरी रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे थे। आ, हाँ जी, बहुत बच्चों ने आंसर दिया है। एक मिनट। हिमांशु प्रेमी आंसर 1 बता रहे हैं, जो कि गलत आंसर है। और पत्तियों की लंबाई ऑप्शन 20 जो है ये भी गलत है। जितेंद्र कुमार सी ऑप्शन बता रहे हैं, तना और पत्तियों दोनों। मोनिका बडाना जो है वो डी ऑप्शन बता रहे हैं। दीपिका शर्मा ऑप्शंस जो है सी बता रहे हैं, तना और पत्तियां। बच्चों, आप लोगों का मिला जुला रिस्पांस है। ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो हमें सी मिल रहे हैं, लेकिन चलो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे जो है ये आंसर जो है ये इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होगा वो हम समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट्स का जो टिश्यू है, प्लांट्स टिश्यू को 2 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है। एक तो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको विभज्योतक उत्तक बोलते हैं, और एक होता है परमानेंट यानी कि स्थायी उत्तक। तो अब हम पहले बात करेंगे विभज्योतक उत्तक की। जो विभज्योतक उत्तक है उसे लोकेशन के बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, यानी कि प्लांट में उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ वो प्रेजेंट है, उसके बेस पे जो विभज्योतक उत्तक है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जिसमें एक है शीर्ष विभज्योतक उत्तक, इसको हम एपिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ये जो शीर्ष विभज्योतक उत्तक है इसको और क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसे हम एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ लोकेटेड एट द एपेक्स। यहाँ देखो ये एक प्लांट दिखा रखा है, इस प्लांट के एपेक्स पे यानी कि टिप पे, टिप ऑफ द स्टेम कहाँ प्रेजेंट है? स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है। या स्टेम की जो ब्रांचेज हैं, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच की भी टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा? एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्ष विभज्योतक उत्तक जो है वो प्रेजेंट होगा। इसी तरह से जो रूट्स हैं, जैसे अगर हम रूट्स की बात करते हैं तो जो रूट है, रूट के जो टिप होती है यहाँ भी जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कौन सा है? एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है, शीर्ष विभज्योतक ऐसा टिश्यू है जो कहाँ प्रेजेंट है? जो कि लीफ, स्टेम और रूट जो है उसके टिप पे प्रेजेंट होता है। जो दूसरी कैटेगरी है इसकी है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। इसको और क्या कहा जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और ये कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? ये प्रेजेंट होता है नोड्स और इंटरनोड्स पे। नोड्स एंड इंटरनोड्स, यानी कि बेस ऑफ लीव्स भी हम कह सकते हैं। नोड्स पे प्रेजेंट है, इंटरनोड्स पे है और बेस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट है। मोनिका बेटा डी नहीं है, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार आप सुन लें, फिर हम रिस्पॉन्स दोबारा लेते हैं आपका। हाँ जी, यश गुजर सही है, सी ऑप्शन है। डी नहीं है बैंड मोनिका बेटा, डी नहीं है। योगेश मनीषा डी नहीं है बच्चों, डी ऑप्शन नहीं है। आप एक बार एक्सप्लेनेशन एक बार आप सुन लें, फिर उसके बाद हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। तो एपिकल मेरिस्टेम, चलो पहले मुझे ये बताओ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है, विभज्योतक टिश्यू होता क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभज्योतक उत्तक किसे बोलते हैं? यस, सी इज राइट आंसर। लेकिन एक बार बच्चों एक्सप्लेनेशन जरूर देख लें, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे क्वेश्चन को। शीर्ष विभज्योतक, उसकी पोजीशन क्या है? टिप ऑफ द स्टेम एंड टिप ऑफ द रूट। रूट और स्टेम की टिप पे जो टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको हम शीर्ष विभज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं।
अंतर्वृष्ट कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होता है बेटा नोड्स एंड इंटरनोड्स पे। ये कहाँ प्रेजेंट है? नोड्स एंड इंटरनोड्स पे। तो नोड और इंटरनोड अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे सपोज ये एक प्लांट है और इस प्लांट पे जो है क्या प्रेजेंट है? लीव्स प्रेजेंट है। ये लीव्स लगी हुई हैं इस प्लांट पे। जिस पॉइंट पे लीव्स लगी होती हैं, अटैच्ड होती हैं प्लांट के साथ, उसको हम नोड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नोड। यानी ये जो पॉइंट है जहाँ लीव्स अटैच्ड हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। और दो नोड्स के बीच ये जो एरिया है, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड इंटरनोड। इसको क्या कहा जाता है? इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड ये दो पार्ट हैं। यहाँ अगर आप देखो तो नोड पे ये जो टिश्यू प्रेजेंट है ये कौन सा है? इट इज़ कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्वृष्ट विभज्योतक टिश्यू इसको बोलते हैं। और जो लीव्स होती हैं उसके बेस पे भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये रूट्स में प्रेजेंट नहीं होता है। जो अंतर्वृष्ट विभज्योतक टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तने में तो है, लीव्स जो पत्तियां हैं उसके बेस पे भी है, लेकिन रूट्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो दोनों टिश्यू, चाहे वो शीर्ष विभज्योतक टिश्यू है चाहे वो अंतर्वृष्ट विभज्योतक उत्तक है, ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं ये दोनों टिश्यू प्लांट की लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। दोनों टिश्यू किस में मदद करते हैं? प्लांट्स की लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। और तीसरी तरह का जो विभज्योतक उत्तक है वो यहाँ लेटरल साइड्स में प्रेजेंट होता है और इसको हम पार्श्व विभज्योतक उत्तक या इसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं। पार्श्व या इसको और क्या कहेंगे? लेटरल मेरिस्टेम। और जब लेटरल मेरिस्टेम जो सेल्स जहाँ पे विभाजित होती हैं तो ये जो है ये क्या करती हैं? प्लांट की गर्थ को, परिधि को, उसकी चौड़ाई को बढ़ाती हैं। मतलब अगर शीर्ष विभज्योतक और अंतर्वृष्ट विभज्योतक जब ये दोनों सेल्स डिवाइड करती हैं, इन उत्तक की सेल्स डिवाइड करती हैं, तो प्लांट की लेंथ बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। जबकि जब पार्श्व विभज्योतक या लेटरल मेरिस्टेम जो है जब ये डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? तो इस प्लांट की गर्थ या चौड़ाई बढ़ती है। तो इसलिए अगर हम क्वेश्चन पे बैक जाएं और यहाँ देखें तो हमने क्या पूछा कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम किस में हेल्प करता है? अंतर्वृष्ट विभज्योतक किसकी वृद्धि में सहायता करता है? किसकी वृद्धि में सहायता करता है? तने और पत्तियों दोनों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि ये तने में भी पाया जाता है और पत्तियों के बेस पे भी पाया जाता है। लेकिन क्योंकि ये जड़ में नहीं पाया जाता, इसलिए जड़ जो है उसमें ये लंबाई को बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। दोनों तने की लंबाई और पत्तियों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? सी। चलो, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नीतू, जितेंद्र, गगन, राम प्रताप, दीपिका, दीक्षा, जितेंद्र, अमित कुमार, करमजीत, इंसान, बहुत बढ़िया कि विभाजन की क्षमता वाले उत्तक को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत सही है आपका करमजीत कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं या विभज्योतक उत्तक क्या होते हैं कि उनकी सेल्स सिर्फ विभाजन ही करती हैं, डिवाइड एंड रीडिवाइड करती हैं और नई सेल्स जो हैं वो बनाती हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल फंक्शन वो परफॉर्म नहीं करती हैं। बिल्कुल युवराज बेट, जो डिवीज़न शो करे, बिल्कुल जो डिवीज़न शो करता है। वी चौहान, बेटा डी ऑप्शन नहीं है। मोस्टली अब बच्चों को मेरे ख्याल से समझ आ गया है कि सी ऑप्शन है, रूट में यानी कि जड़ में। आपको मैंने बताया कि जड़ में अंतर्वृष्ट विभज्योतक जो है वो जड़ की लंबाई में मदद नहीं करता, जड़ की लंबाई में सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम जो है वो मदद करता है।
ठीक है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो सी बोल रहे हैं। शुगर केन युवराज ने लिखा है। हाँ, शुगर केन की जो लेंथ बढ़ती है वो मेनली अंतर्वृष्ट विभज्योतक टिश्यू की वजह से ही बढ़ती है। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दो आपको जो है स्टेटमेंट्स दी गई हैं। एक को हम असर्शन बोल रहे हैं ए और एक को हम रीज़न बोल रहे हैं आर। तो असर्शन और रीज़न, असर्शन क्या है कि पार्श्व विभज्योतक पौधों में मोटाई को जोड़ते हैं, और रीज़न है कि पार्श्व विभज्योतक केवल एक तल में विभाजित होते हैं, यानी लेटरल मेरिस्टेम्स जो हैं दे ऐड थिकनेस टू द प्लांट्स। और रीज़न है कि लेटरल मेरिस्टेम डिवाइड ओनली इन वन प्लेन, कि एक ही प्लेन में वो डिवाइड होते हैं। तो बच्चों ये बताएं कि ऑप्शन ए, क्या असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं? सेकंड ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। थर्ड ऑप्शन ए गलत है लेकिन आर सही है। और लास्ट ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। ये रिस्पॉन्सेज मुझे पता नहीं चल रहा है कि पीछे वाले क्वेश्चन के दे रहे हैं या इसी क्वेश्चन के दे रहे हैं। हाँ, तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया, चलो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको, कि पार्श्व विभज्योतक उत्तक यानी लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? वो प्रेजेंट है लेटरल साइड में स्टेम और रूट के, रूट और स्टेम के लेटरल साइड्स में वो प्रेजेंट है। और जब उसकी सेल्स डिवाइड करती हैं तो हमने कहा था कि चौड़ाई बढ़ती है प्लांट्स की, मोटाई बढ़ती है, परिधि बढ़ती है। तो इसका मतलब जो हमारा असर्शन है, अभिकथन ए है, वो सही है। अभिकथन ए जो है वो क्या है? सही है। यहाँ आप इसमें इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये बीच में एक रिंग दिख रहा है आपको। ये जो रिंग है, ये जो रिंग प्रेजेंट है, ये कौन सा टिश्यू है? ये लेटरल मेरिस्टेम है, यानी कि पार्श्व विभज्योतक उत्तक है ये। और पार्श्व विभज्योतक उत्तक, जैसे मैं सपोज कर लेते हैं कि ये एक रिंग है, इसका मैं एक पार्ट ले रहा हूँ, और ये एक कोई कोशिका है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो कोशिका है, ये क्योंकि विभज्योतक उत्तक है तो हमने कहा कि इसका काम क्या है? सिर्फ विभाजित होना। तो जब ये विभाजित होती है तो या तो अपने बाहर की तरफ एक नई सेल बनाती है, और या विभाजित होकर अंदर की तरफ एक नई सेल बनाती है। यानी सेल जब डिवाइड करेगी, विभाजन करेगी, तो या तो वो बाहर की तरफ नई सेल बनाएगी या अंदर की तरफ एक नई सेल बनाएगी। ऊपर या नीचे की तरफ वो विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक ही तल में विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम रीज़न की बात करें तो जो पार्श्व विभज्योतक है वो केवल एक तल में विभाजित होते हैं। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो सही है, यानी हमारा असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। लेटरल मेरिस्टेम्स प्लांट की मोटाई को बढ़ाते हैं, पार्श्व विभज्योतक पौधों में मोटाई को जोड़ते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया। सुंदरलाल ए ऑप्शन, विनीत योगी ए, महाराज सिंह ए, मनीषा बेटा आप अभी भी बी बता रहे हो। दोनों ऑप्शन सही हैं, असर्शन भी करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो ए ऑप्शन बता रहे हैं, शायद उनको लगता है समझ आ गया है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, ये भी इसी से रिलेटेड है, जो हमने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है देखो, एक फील्ड ट्रिप के दौरान
आप एक माली को पौधों की टहनियाँ काटते देखते हैं जिससे नई शाखाएं और पत्तियां उगाती हैं। एक अन्य पौधा मोटा हो जाता है लेकिन लंबा नहीं। तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक ऊतक यहाँ शामिल है और यह कैसे भिन्न है? पहला ऑप्शन है नई शाखाओं और पत्तियों के लिए एपिकल मेरिस्टेम जिम्मेदार है, जबकि लेटरल मेरिस्टेम पौधे को मोटा बनाता है लेकिन लंबा नहीं बनाता। बी ऑप्शन है नई शाखाओं और पत्तियों के लिए लेटरल मेरिस्टेम जिम्मेदार है, जबकि एपिकल मेरिस्टेम पौधे को मोटा बनाता है लेकिन लंबा नहीं। थर्ड ऑप्शन है नई शाखाओं और पत्तियों के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम जिम्मेदार है, जबकि लेटरल मेरिस्टेम पौधे को मोटा बनाता है लेकिन लंबा नहीं। और लास्ट ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टेम जड़ वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जबकि लेटरल मेरिस्टेम पौधे की नई शाखाएं और पत्तियां उगाने का कारण बनता है। तो बच्चों देखो, इसमें हमने अभी कहा कि जो लेटरल मेरिस्टेम, आपको 3 मेरिस्टेम मैंने बताए हैं, ठीक है। तीनों मेरिस्टेम में जो लेटरल मेरिस्टेम है वो प्लांट की गर्थ को, उसकी चौड़ाई को, उसकी मोटाई को बढ़ाता है, जबकि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो उसकी लेंथ को, लंबाई को बढ़ाता है। जब हम एक प्लांट की जैसे हमारे पास एक प्लांट है, और इस प्लांट की एपिकल यहाँ पे एपेक्स पे जो टिश्यू है, अगर इसको माली काट देता है तो क्या होगा? जो प्लांट की लंबाई है वो बढ़नी कम हो जाएगी, प्लांट लंबाई में बढ़ना बंद हो जाएगा। लेकिन क्योंकि उसका जो लेटरल मेरिस्टेम है या इंटरकैलरी है वो तो काम कर रहा है, तो वो टिश्यूज़ जो हैं ये ग्रो करके नई ब्रांचेस, और लेटरल जो है जब ये डिवाइड करेगा तो प्लांट की गर्थ यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत से बच्चे जो हैं वो सही ऑप्शन दे रहे हैं। ए ऑप्शन है भाई, यार नाम नहीं लिखा हुआ, महक जो है वो बी नहीं बेटा, महक बी नहीं है। करमजीत कौर ए, सतीश कुमार ए ऑप्शन। सुंदरलाल बेटा डी नहीं है। करमजीत कौर ए, संजू सोनी ए। हाँ, देख रहा हूँ बहुत से बच्चे जो हैं वो ए ऑप्शन जो है वो बता रहे हैं। तो इसमें आपको साफ समझ आ रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टेम है वो लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है और नई शाखाओं और पत्तियों के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि जो लेटरल मेरिस्टेम है वो पौधे की मोटाई को बढ़ाता है, उसकी लंबाई को नहीं बढ़ाता है। तो जो ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है यहाँ पर। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं और पूछूं कि जैसे मैंने ये बनाया कि ये एक प्लांट है या एक और प्लांट है, सपोज ये एक प्लांट है और इस प्लांट जो है इसके मैंने यहाँ सॉइल से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पे एक कील जो है वो यहाँ फिक्स कर दी। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 2 मीटर की ऊंचाई पे इस प्लांट में यहाँ एक कील लगा दी। तो बच्चों ये बताओ कि अगर वो प्लांट हर साल 3 मीटर तक बढ़ जाता है, हर साल 3 मीटर तक बढ़ जाता है, तो 3 साल बाद इस कील की ऊंचाई कितनी होगी? बेस से पहले 2 मीटर थी, तो 3 साल बाद उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? क्या ऊंचाई, चलो सिंपल, कि क्या ऊंचाई बढ़ जाएगी? कील जो है वो 2 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई हो जाएगी या 2 मीटर से कम हो जाएगी या 2 मीटर ही रहेगी? एक स्टूडेंट बोल रहे 11 मीटर
हिमांशु 11 मीटर, सरबती गेमर 36 मीटर्स, महक 6 मीटर, दीपिका शर्मा 9 मीटर्स, पृथ्वी पुनिया 6 मीटर, 6 मीटर 11। नहीं बच्चों देखो, एक चीज़ समझो आप कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो एक स्पेशल जगह पर ही होती है, और जहाँ होती है वहाँ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहाँ विभज्योतक उत्तक होता है, सिर्फ वहीं पे प्लांट्स में ग्रोथ होती है। अब प्लांट्स में या तो ग्रोथ होगी टिप पे, और या जो है वो जो है ग्रोथ होगी उसकी जो लेटरल मेरिस्टेम है उसकी वजह से वो चौड़ाई में बढ़ेगा। तो क्योंकि प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो एपेक्स पे होती है, टिप पे होती है, तो प्लांट सिर्फ टिप से बढ़ता रहता है, यहाँ बीच से में हाइट ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती। तो इसलिए जो हमने कील लगाई है उसकी हाइट जो है वो यहाँ 2 मीटर ही रहेगी। प्लांट्स में प्रोपोर्शनेट ग्रोथ नहीं होती है, प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो टिप से बढ़ता रहता है, ऊपर से बढ़ता रहता है। जो टहनियाँ भी हैं उसकी वो ऊपर से ऐसे बढ़ती रहेंगी, बस यहाँ से ग्रोथ नहीं होती बीच से। तो इसलिए क्योंकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ ऊपर से होती रहेगी यहाँ से, तो नीचे कोई यहाँ ग्रोथ पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए जो कील की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, उसकी हाइट 2 मीटर ही रहेगी। चाहे उसे हम 3 साल की बात करें चाहे 10 साल की बात करें, तो हाइट जो है वो कील की वो कितनी रहेगी, 2 मीटर ही रहेगी। हाँ, महक जो है 2 मीटर ही रहेगी। टिंकू शर्मा बेटा ज़्यादा नहीं होगी। राजदीप जो है 0 मीटर तो नहीं हो सकती, नीचे तो नहीं आ सकती, 2 मीटर ही रहेगी, क्योंकि ग्रोथ जो है वो टिप पे होती है, एपेक्स पे होती है, बीच में प्लांट्स में ग्रोथ नहीं होती है। तो इसलिए जो यहाँ पे आंसर होगा वो 2 मीटर ही रहेगा, पोजीशन उसकी चेंज नहीं होगी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विभज्योतक उत्तक पौधे के शरीर का प्रमुख भाग बनाते हैं, और रीज़न है विभज्योतक विभेदिक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं। बी ऑप्शन है, हाँ जी बच्चों बिल्कुल सही, 2 मीटर ही रहेगी। यश गुज्जर, प्रियंका, वी चौहान बेटा 6 नहीं होगी, संजू सोनी, बहुत बढ़िया 2 मीटर रहेगी, क्योंकि जो ग्रोथ है वो एपेक्स पे होती है, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ सेम रहेगी, हाँ जी सोमवीर सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। जतिन 2 मीटर ही रहेगी, तो 2 मीटर रहेगी। हाँ इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो विभज्योतक पौधे के शरीर का प्रमुख भाग बनाते हैं। रीज़न है विभज्योतक विभेदिक कोशिकाओं से बने होते हैं। असर्शन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंस्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स। तो आपको बताना है कि क्या ए और आर दोनों सही हैं, या बी ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है, सी ऑप्शन ए गलत है लेकिन आर सही है, और डी ऑप्शन ए और आर दोनों गलत हैं। बच्चों अभी आपने देखा कि एक जो प्लांट है उसमें विभज्योतक उत्तक कहाँ प्रेजेंट है, या तो टिप पे प्रेजेंट है, या बीच बीच में कहीं नोड्स पे प्रेजेंट है, और या फिर लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखो टिश्यू, जो ये बीच में टिश्यू प्रेजेंट है, ये वाला टिश्यू जो है, और ये जो उत्तक प्रेजेंट है ज़्यादातर, क्या ये विभज्योतक उत्तक है? विभज्योतक उत्तक सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, या तो टिप पे प्रेजेंट है, या नोड पे प्रेजेंट है, या फिर लेटरल साइड्स में प्रेजेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो विभज्योतक जो उत्तक है वो पौधे के शरीर का प्रमुख भाग बनाते हैं, ये गलत है। विभज्योतक उत्तक, जैसे अभी हमने कहा कि विभज्योतक उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किससे मिलके बना होता है? जो सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, यानी जो सेल्स क्या कर रही हैं, विभाजन कर रही हैं।
सिर्फ डिवाइड कर रही हैं, जिनमें सिर्फ क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है, वो सेल्स मिलके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाते हैं। और ये प्लांट्स में सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, या तो टिप पे प्रेजेंट है, या फिर नोड, इंटरनोड पे थोड़ा बेस पे प्रेजेंट हो सकता है, और या लेटरल साइड्स में। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जो असर्शन है जो वो सही है। जो असर्शन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये जो असर्शन है वो गलत है, ये पौधे का मुख्य भाग नहीं बनाता है, तो असर्शन गलत हो गया। अब दूसरा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल्स, यानी कि विभज्योतक उत्तक विभेदिक कोशिकाओं से बने होते हैं। विभेदित कोशिकाएं कौन सी होती हैं बेटा? जैसे हमने कहा कि ये एक सेल है, ये एक सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करके एक से दो सेल्स बन जाती हैं। दो सेल्स डिवाइड करती हैं तो दो से चार सेल्स जो हैं वो बन जाती हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड करती जा रही हैं और कोई स्पेशल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो इनको हम कहेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और ये मिलके क्या बनाती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। लेकिन बाद में इनमें से कुछ सेल्स, सपोज कि जैसे अगर हम बात करें कि ये जो तीन सेल्स हैं, इन्होंने क्या किया कि डिवीज़न जो है, जो विभाजन हो रहा था यहाँ पर, वो जो विभाजन है वो इनमें बंद हो गया। पावर ऑफ डिवीज़न इनमें ख़त्म हो गई। पावर ऑफ डिवीज़न अगर ख़त्म हो जाएगी तो ये क्या करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन यानी एक कार्य जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो अब इस तरह की सेल्स को जो विभाजन जिसमें क्या हो गया, बंद हो गया, और जिन्होंने क्या शुरू कर दिया, एक स्पेशल काम करना, एक स्पेशल कार्य करना जो है वो शुरू कर दिया, तो उन सेल्स को हम डिफरेंशिएटेड सेल्स कहते हैं। और अब ये टिश्यू जो है, अब ये मेरिस्टेमेटिक नहीं रहा, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक या विभज्योतक का काम तो क्या था, विभाजन। तो विभाजन में जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, जो विभाजन है इसमें जो है अगर सेल्स विभाजित होती जा रही हैं, डिवाइड करती जा रही हैं, तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। लेकिन जब उनमें विभाजन की क्षमता ख़त्म हो जाती है और एक स्पेशल काम करना वो शुरू कर देते हैं, तो अब उसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब यानी वो क्या बन गया, परमानेंट टिश्यू बन गया, स्थायी उत्तक बन गया। परमानेंट टिश्यू मीन्स स्थायी उत्तक। क्या बन गया यहाँ पे, स्थायी उत्तक जो है, इसमें ये चेंज हो गया। तो इसका मतलब जो विभेदित सेल्स हैं या डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो किस में होती हैं, स्थायी उत्तक में होती हैं, ना कि मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो हम कह रहे हैं कि वो डिफरेंशिएटेड सेल से बना है, तो ये भी इसका मतलब गलत ऑप्शन है। तो इट मीन्स, हाँ जी, मनीषा, दीपक, करमजीत कौर, ये सभी डी ऑप्शन बोल रहे हैं। प्रोटेक्शन सेल, हाँ, कोई भी प्रोटेक्शन जो जब कोई स्पेशल काम करना शुरू कर दिया, चाहे वो प्रोटेक्शन है, चाहे फूड को स्टोर करना है, तो वो अलग अलग काम जो है वो अलग अलग जो कोशिकाएं हैं वो मिलके करना शुरू कर देती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी है। यानी ए और आर दोनों गलत हैं। विभज्योतक जो है शरीर का प्रमुख भाग नहीं बनाते हैं, और दूसरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड सेल से मिलके नहीं बने होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जैसे सरल स्थायी उत्तक हैं, वहाँ सेल्स क्या हो जाती हैं, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। तो ये जो सरल स्थायी उत्तक हैं वो तीन तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों जो हैं अगर हम बात करें तो तीनों जो हैं ये स्थायी हैं, ये डिवाइड करना बंद कर देती हैं, पावर ऑफ डिवीज़न जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हाँ बच्चों, डी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। मनीषा, महाराज सिंह, सतीश कुमार, सोमबित, डी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सरल स्थायी उत्तक की। तो सरल स्थायी उत्तक जो है वो होता है जिसमें सभी सेल्स एक जैसी होती हैं। सरल स्थायी उत्तक का मतलब क्या है कि सभी सेल्स जो हैं एक ही, यानी ये एक ऐसा उत्तक है जो एक जैसी सेल से मिलके बना है, तो उसे हम सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तीन कौन कौन सी हैं, एक तो पेरेन्काइमा, तीन कौन कौन सी हैं इसमें, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा।
अब इसमें जो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है ये दोनों लिविंग सेल्स हैं, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है। पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें या कोलेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं ये किससे मिलके बने हैं, ये जीवित कोशिकाओं से मिलके बने हैं। जबकि स्क्लेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये मृत कोशिकाओं से मिलके बना होता है। पहला डिफरेंस तो क्या है, मेन डिफरेंस कि जो पेरेन्काइमा है और कोलेनकाइमा है वो जीवित कोशिकाएं हैं और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मृत कोशिकाओं से मिलके बना है। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि पेरेन्काइमा सेल्स जो हैं इनमें जो सेल वॉल कोशिका भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है, जो कि सिर्फ किससे बनी होती है, सेलुलोज से। जबकि आप कोलेनकाइमा में देख सकते हैं ये रेड कलर की जो थिकनेस दिखा रखी है कि ये जो यहाँ कोशिका भित्ति होती है ये कहीं पे मोटी होती है और कहीं पे पतली होती है। इस तरह के टिश्यू को हम कोलेनकाइमा बोलते हैं। जबकि और यहाँ जो ये थिकनिंग है ये सेलुलोज और पेक्टिन एक सब्सटेंस होता है उससे मिलके बनी होती है। और स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो थिक होती है, मोटी होती है। यहाँ एक सब्सटेंस होता है लिग्निन, और वो लिग्निन जो है वो सेल वॉल पे कोशिका भित्ति पर डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से इसमें पानी और फूड जो है उसकी जो मूवमेंट है वो रुक जाती है और ये सेल्स जो हैं डेड हो जाती हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है कि पहले दो पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा जीवित कोशिकाओं से बने हैं, स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिकाओं से बना है। दूसरा डिफरेंस क्या है, पेरेन्काइमा जो है वो क्या करता है, पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो बहुत पतली होती है। कोलेनकाइमा की जो कोशिका भित्ति है वो कहीं पे मोटी और कहीं पे पतली होती है, मतलब डिफरेंशियल थिकनिंग होती है, एक समान मोटाई नहीं होती है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो है उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत मोटी होती है, लिग्निन की डिपोजिशन यहाँ पे होती है। तीसरा, अगर हम फंक्शन की बात करें तो पेरेन्काइमा जो सेल्स हैं वो भोजन के भंडारण यानी कि फूड की स्टोरेज में हेल्प करती हैं। जबकि कोलेनकाइमा जो है इसका मेन काम है एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करना और दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जो है ये पौधे को प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से उसकी ब्रांचेस वगैरह थोड़ा बहुत बेंड कर सकती हैं, मुड़ सकती हैं। और स्क्लेरेन्काइमा का मेन काम है सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो ये मेन क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए आपको जो असर्शन दिया हुआ है कि स्थायी उत्तक पौधे की वृद्धि बढ़ाने में मदद करता है, और रीज़न दिया हुआ है कि स्थायी उत्तक विभज्योतक कोशिकाओं से बना होता है। तो बच्चों बताएं कि क्या इसका आंसर सही हो सकता है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए सही है लेकिन आर गलत है। सी, ए गलत है लेकिन आर सही है। डी, ए और आर दोनों गलत हैं। बच्चों समझने की कोशिश करें। सुंदरलाल, राम प्रताप जो है, वंशिका चोपड़ा, मोनिका, नहीं बच्चों गलत ऑप्शन आप चूज़ कर रहे हैं। ए बी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए ए जो है स्थायी उत्तक पौधे की वृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। अब वृद्धि तभी बढ़ेगी ना जब सेल्स डिवाइड करेंगी, विभाजित होंगी, और हमने कहा कि स्थायी उत्तक तो विभाजित होता ही नहीं है। क्या स्थायी उत्तक विभाजित होता है? स्थायी उत्तक में तो विभाजन की क्षमता खत्म हो जाती है, तो वो वृद्धि को बढ़ाने में मदद नहीं करेगा। यानी कि अगर हम असर्शन की बात करें, पहले पॉइंट की बात करें, तो इसका मतलब जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है, ये गलत है। क्योंकि वृद्धि को बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? वृद्धि को बढ़ाने का काम कौन कर रहा था? लेटरल मेरिस्टेम, जो पार्श्व उत्तक था, विभज्योतक उत्तक, उसकी वजह से वृद्धि बढ़ती है, स्थायी उत्तक से नहीं बढ़ती। अभी मैंने स्थायी के फंक्शन बताए आपको तीनों उत्तक के, कि एक भोजन का भंडारण कर रहा है, एक लचीलापन ला रहा है और एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और स्थायी उत्तक में जो कोशिकाएं होती हैं क्या वो विभाजित करती हैं? वो विभाजित नहीं करती, उनमें पावर ऑफ डिवीज़न तो ख़त्म हो जाती है, उनमें जो विभाजन की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो भी गलत है, और जो
रीज़न है वो भी गलत है। तो क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा? असर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। तो क्या ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन बेटा। ए भी गलत है और आर भी गलत है, क्योंकि परमानेंट जो स्थायी उत्तक है पौधे की वृद्धि बढ़ाने में मदद नहीं करता है और स्थायी उत्तक विभज्योतक कोशिकाओं से नहीं बना होता है। तो लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको एक्स और वाई को पहचानना है। एक्स शीर्ष विभज्योतक एपिकल मेरिस्टेम, वाई जो है वो अंतर्वृष्ट, या एक्स जो है पार्श्व विभज्योतक और वाई अंतर्वृष्ट विभज्योतक, सी शीर्ष विभज्योतक और वाई जो है वो अंतर्वृष्ट, जबकि डी में, हाँ जी बेटा लास्ट क्वेश्चन डी है। बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो डी है और इसका भी आंसर आप अगर दे रहे हैं तो डी ऑप्शन, बिल्कुल बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। करमजीत कौर, ए नहीं होगा इसका बेटा, डी होगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम, मैंने आपको बताया कि इंटर कैलरी या अंतर्वृष्ट जो है वो रूट में नहीं होता है। तो वाई अगर आप ऑप्शन देखें तो वाई में तीन, ए बी और सी तीनों ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? वाई को इंटर कैलरी दिया हुआ है, जबकि इंटर कैलरी या अंतर्वृष्ट जड़ों में नहीं पाया जाता है। तो ए बी सी और तो तीनों ही गलत हो गए। तो कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन, कि एपिकल मेरिस्टेम या शीर्ष विभज्योतक रूट और स्टेम दोनों की टिप्स पे जो है पाया जाता है और लंबाई में बढ़ाने में मदद करता है। तो एक्स और वाई जो हैं यहाँ पे दोनों क्या हैं? एपिकल मेरिस्टेम है, शीर्ष विभज्योतक टिश्यू हैं। डी ऑप्शन बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। महक, प्रियंका, दीपिका, संजय, सुषमा, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। रेणु, वंशिका, मीना, प्रवीण, सोमवीर, हाँ जी डी ऑप्शन, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे पेड़ की कई शाखाएं होती हैं और वह उत्तक जो शाखाओं में पानी के संचालन में मदद करता है वो कौन सा होता है? हाँ जी बेटा डी ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। राम प्रताप, जशन, विनीत, वंशिका चोपड़ा, सभी डी ऑप्शन, हाँ जी पिछला डी है। इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा कि एक प्लांट में जो टिश्यू है जो साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, वो बताना है। वीर सिंह बहुत बढ़िया, जो बहुत देर बाद जवाब दिया आपने, 2 मीटर। ज़्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ, सुंदरलाल, रेणु शर्मा, सरबती, सिवान, महाराज सिंह, रेणु, सभी बी ऑप्शन बता रहे हैं। इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए क्या होता है कि जो प्लांट है, एक प्लांट की अगर हम बात करें तो उसमें जो है स्पेशल एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइलम। क्या कहा जाता है? जाइलम कहा जाता है। जो जाइलम है ये वाटर की मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन जाइलम के अंदर भी क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा कि जाइलम के अंदर जो है कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जाइलम वेसल्स या जाइलम वाहिकाएं। तो जाइलम वेसल्स का काम क्या है? वाटर की अपवर्ड मूवमेंट, पानी का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, यानी कि रूट से लेके और लीव्स तक जो ऊपर पानी लेके जाता है वो क्या होती हैं? जाइलम वाहिकाएं होती हैं। लेकिन जो साइडवेज कंडक्शन होती है, साइडवेज कंडक्शन जो है वो जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो सेल्स करती हैं। जाइलम में जो जाइलम पेरेन्काइमा है
वो साइडवेज कंडक्शन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि अपवर्ड वाटर की कंडक्शन कौन करता है, रूट से लीव्स तक पानी कौन लेके जाता है, तो उसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, साइडवेज कंडक्शन जो है, जो साइडवेज कंडक्शन होती है वो जाइलम पेरेन्काइमा की मदद से होती है। हाँ जी, बी ऑप्शन है, बिल्कुल बी ऑप्शन जो है वो सही है। जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन बिल्कुल। जाइलम में 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं और जाइलम पेरेन्काइमा उनमें से जो है वो लेटरल कंडक्शन यानी साइडवेज कंडक्शन में हेल्प करता है। मनीषा बी, दीक्षा बी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ये समझें आप। काम करते और दौड़ते समय आप अपने अंगों को हिलाते हैं, जैसे हाथ, पैर आदि, तो इनमें से कौन सा सही है? चिकनी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और हड्डियों को हिलाने के लिए लिगामेंट को खींचती हैं, या चिकनी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और हड्डियों को हिलाने के लिए टेंडन्स को खींचती हैं। कंकाल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और हड्डियों को हिलाने के लिए लिगामेंट को खींचती हैं, और डी ऑप्शन है कंकाल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और हड्डियों को हिलाने के लिए टेंडन्स को खींचती हैं। हाँ जी, टिंकू शर्मा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखें आप बच्चों। जब हम दौड़ते हैं या अपने अंगों को हिलाते हैं, हाथ पैर, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कौन सी मांसपेशियां हैं जो सिकुड़ती हैं, चिकनी मांसपेशियां या कंकाल मांसपेशियां? चिकनी मांसपेशियां या कंकाल मांसपेशियां? शिवानी डी ऑप्शन, रेणु शर्मा डी ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ देखिए, ये मैंने एक मूवमेंट दिखाई है मसल्स की, आपको ये दिखाई दे रही होगी। अब किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए फोर्स चाहिए, और वो फोर्स कौन लगाता है हमारी बॉडी में? वो फोर्स लगाते हैं मसल्स, यानी कि हमारे मांसपेशियाँ। लेकिन अगर मूवमेंट चाहिए तो वो फोर्स के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए कि वो फोर्स कहीं लगनी चाहिए। तो वो प्लेटफॉर्म हमारे कौन प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करती हैं बोन्स। यानी मसल्स फोर्स लगाते हैं, और किस पे लगाते हैं? बोन्स पे। लेकिन मसल्स और बोन्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते। जो चीज़ मसल को बोन के साथ कनेक्ट करती है वो होती है टेंडन्स। जैसे ये आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये डायग्राम में आपको यहाँ टेंडन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो टेंडन है, ये चीज़, ये जो टेंडन है, ये टेंडन जो है ये इस मसल को और इस बोन को कनेक्ट कर रहा है। और इन मसल्स की जब मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इस टेंडन से, क्योंकि ये बोन जुड़ी हुई है और बोन मूव करेगी, तो इसका मतलब कौन कनेक्ट कर रहा है? टेंडन। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो मसल्स हैं, जो हमारे मसल्स होते हैं, जिसको हम यहाँ पर स्ट्रिएटेड मसल्स या रेखीय मसल, या जो हमारी बोन्स के साथ मसल अटैच होते हैं हड्डियों के साथ, उनको हम स्ट्रिएटेड, रेखीय, या उनको जो है कंकाल उत्तक बोलते हैं। तो कंकाल उत्तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो कि जुड़े होते हैं टेंडन के साथ, जो आगे जुड़े होते हैं बोन के साथ। और टेंडन्स की मदद से इनकी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारी बोन्स मूव करती हैं। तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट आंसर है, इसका मतलब वो कौन सा है? डी ऑप्शन है, कि कंकाल मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और टेंडन्स के थ्रू हड्डियों को हिलाने में मदद। क्योंकि जब कंकाल मांसपेशी सिकुड़ेगी तो टेंडन्स की मूवमेंट होगी, और टेंडन्स की मूवमेंट होगी तो क्योंकि वो हड्डियों को मसल के साथ जोड़ते हैं, तो इसलिए जो है हमारी बोन जो है वो मूव करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? डी ऑप्शन। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारा। डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है।
नेक्स्ट बच्चों, स्थायी जटिल स्थायी उत्तक डैश कोशिकाओं का एक संग्रह है। अभी हमने पढ़ा था, हाँ जी, हाँ बेटा बिल्कुल डी ऑप्शन है पिछले क्वेश्चन का आंसर, डी ऑप्शन। मनीषा, वीर, प्रियंका, योगेश, महक, मीना, हाँ जी डी ऑप्शन है बिल्कुल सही। जटिल स्थायी उत्तक जो है वो डिफरेंट सेल से मिलके बना होता है, सिमिलर नहीं होती उसमें। एक जैसी सेल से अगर मिलके उत्तक बनता है तो उसे हम सरल स्थायी उत्तक बोलते हैं, जबकि हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि जटिल स्थायी उत्तक कौन सा है। तो जटिल स्थायी उत्तक जो है वो डिसिमिलर सेल्स, डिफरेंट सेल्स होती हैं जो कि संरचनात्मक रूप से अलग अलग होती हैं, और वो सेल्स मिल के जो है वो क्या बनाती हैं, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बनाती हैं। तो इसका मतलब हमारा जो यहाँ ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं वो मिल के बनाती हैं। जैसे आप देखो कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है या जो जटिल स्थायी उत्तक है वो दो तरह का है प्लांट्स में, जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम में आप देखो, आपने पढ़ा है कि जाइलम जो है वो किससे मिलके बना है, वो मिलके बना है जाइलम वाहिनिका यानी कि जाइलम ट्रैकीड्स, जाइलम वाहिनिका के साथ जाइलम वेसल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जाइलम पेरेन्काइमा जो है ये प्रेजेंट है, जाइलम फाइबर जो हैं वो है। तो ये सभी अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है और ये मिल के एक ही काम जो है वो करते हैं, इसलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या जटिल स्थायी उत्तक बोलते हैं। दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम में भी देखो आप चालनी कोशिकाएँ, चालनी नलिकाएँ, साथी कोशिकाएँ, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, तो अलग अलग तरह की सेल्स जो हैं उनसे ये मिलके बने होते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए जो जाइलम है उसमें क्या होता है, जाइलम वाहिका होती है, जाइलम वाहिकाएँ होती हैं, जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा, तो डिफरेंट टाइप्स अलग अलग तरह की सेल्स हैं जिनसे ये मिलके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, निम्नलिखित को मिलाएं, मैच द फॉलोइंग। जो रक्त है उसका क्या काम है, रक्त किस में मदद करता है? रक्त किस में मदद करता है? रक्त का काम क्या है? ब्लड टिश्यू, आपने पढ़ा है हमारे अंदर ऑक्सीजन और हार्मोन्स जो है गैसेस के परिवहन में ये मदद करता है। एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें, एडिपोज वसामय उत्तक, वसामय उत्तक कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी स्किन के नीचे जो है ये इकट्ठा हो जाता है और एक लेयर जो है वो बना देता है, जिससे बॉडी से हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती, यानी कि हीट की हानि को, ऊष्मा की हानि को रोकता है। एरियोलर टिश्यू जो है ये हमारे पैकेजिंग टिश्यू है, हमारे अंगों के बीच में जो खाली जगह होती है उसको ये फिल करता है और उनकी बाहर कवरिंग वगैरह भी बनाता है और उसको प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है। और क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये किस में हेल्प करता है? ये यांत्रिक सहायता जो है ये प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा? ए जो है आप देखें, ए जो है वो किसको कर रहा है? हार्मोन्स और गैसों का परिवहन कर रहा है, यानी कि ए के साथ कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ। यानी हमारे पास या तो ऑप्शन ए है या सी है, बी और डी तो जो है वो गलत हो गए यहाँ पे। सेकंड, वसामय उत्तक जो है वो ऊष्मा की हानि को रोक रहा है, यानी कि बी जो है उसका ऑप्शन क्या है? फर्स्ट। तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। यहाँ जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन रहेगा। बहुत बढ़िया बच्चे, सभी बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डांस के प्रदर्शन के दौरान कोई एक डांसर है बच्चों, वो नाच रही है और वो अपना डांस रोकना चाहती है, तो कौन सी मांसपेशियां वो यूज करेंगी? ए हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स, बी अरेखित पेशी या स्ट्रेटेड मसल्स, सी रेखित
और स्ट्रेटेड, और डी अनैच्छिक और इनवॉलेंट्री। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं पिछले क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका देखें आप बच्चों, क्या होगा कि एक डांस प्रदर्शन के दौरान जो डांसर है वो नाचना बंद करना चाहती है, तो कौन सी मांसपेशियां इस फैसले को अंजाम देंगी? रेखित पेशी, स्ट्रिएटेड मसल्स। ये अगर हम देखें तो हमारे अंदर 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो हमारे अंदर कितनी तरह के हैं? 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से हैं? एक जो है स्मूथ मसल्स, जिनको हम चिकनी मांसपेशियां बोलते हैं, एक कार्डियक जिसको हृदयक कहा जाता है, और एक स्ट्रिएटेड और रेखित। तो इसमें बच्चों आपने ध्यान रखना है कि जो स्मूथ और कार्डियक हैं, ये जो 2 पहले हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं, अनैच्छिक होते हैं। इन दोनों को हम अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन दोनों को, किस किस को? स्मूथ को, इसको जो स्मूथ है ये, और जो दूसरा कार्डियक है, इन दोनों को हम अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अपनी इच्छा से सिर्फ हम स्ट्रिएटेड पेशी जो है उसको मूव कर सकते हैं। किसको मूव कर सकते हैं? जो रेखित पेशी होती है, सिर्फ इसको अपनी इच्छा से हम मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी इच्छा से जो हम मूव कर सकते हैं तो वो रेखित पेशी यानी स्ट्रेटेड मसल है। और हम डांस रोकना चाहते हैं, अपनी इच्छा से रोकना चाहते हैं, तो कौन सा मसल यूज होगा? बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन। सरबती, सुखपाल कौर, मनीषा, पवन, बिल्कुल बेटा सी ऑप्शन जो है, जो रेखित पेशी है वो मेन यहाँ पे यूज होगी, स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि ये वॉलंटरी मसल्स होते हैं, हम अपनी इच्छा से इनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल सभी बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। पिछला क्वेश्चन सी ऑप्शन ही है उसका आंसर। बहुत बढ़िया, मोनिका, करमजीत, संदीप, दीपिका, योगेश, सी ऑप्शन, रेखित पेशियां, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी से रिलेटेड है बिल्कुल जो हमने अभी कहा। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी हमारी फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत होती है, हमारा पेट है, आँख में आइरिस होता है, या फेफड़ों में जो ब्रोंकाई होती हैं, ये हमारी इच्छा के अधीन, यानी हम अपनी इच्छा से इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और इसका कारण है कि ये स्वैच्छिक मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हाँ जी बच्चों, पहले वाला सी है। इस क्वेश्चन को देखें, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारी जो फूड पाइप है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या आ जाएगा? हमारा माउथ। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसमें क्या आएगा? एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो हमारी ये फूड पाइप आ गई। फूड पाइप के बाद जो है वो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? स्टमक। किस में खुलती है एलिमेंट्री कैनाल? स्टमक में। स्टमक जो है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। तो यहाँ जो क्या स्टमक में देखो, जब हम फूड ईट करते हैं तो जो फूड है वो जब स्टमक में जाता है तो स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। तो क्या आप उसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम अपनी इच्छा से उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जो आँख की आइरिस है, ये हमारी आइज़ में प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करती है। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो आइरिस जो है वो सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ के फैल जाती हैं, और उसमें जो प्यूपिल का साइज़ है वो बढ़ा देती हैं। और जब लाइट में जाते हैं तो सिकुड़ जाती हैं और प्यूपिल के साइज़ को कम कर देती हैं। तो हम इनको खुद अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हमारा अभिकथन है, असर्शन ए है, वो सही है।
लेकिन दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं आर कि ये स्वैच्छिक मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो क्या ये स्वैच्छिक से नियंत्रित हो रहे हैं? जब हम नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब स्वैच्छिक से ये कंट्रोल नहीं होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे रहेगा वो क्या है कि ए तो हमारा सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। ए सही है लेकिन आर जो है वो क्या है, गलत है। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे रहेगा, बी। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे जो हैं वो बी लिख रहे हैं। बलराज, आपको गुस्सा आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, बलराज आपका भी सही है, बी ऑप्शन है। संदीप, वंशिका, सोमवीर, सुषमा, बिल्कुल बी ऑप्शन। ए जो है वो सही है। एलिमेंट्री कैनाल, आँख की आइरिस और फेफड़ों की ब्रोंकाई की जो गति है वो हमारी इच्छा के अधीन नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये स्वैच्छिक नहीं, अनैच्छिक मांसपेशियों से नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन किसको बोलते हैं? बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सभी जो है बी ऑप्शन दे रहे हैं। निशु, सी ऑप्शन नहीं है बेटा, बी ऑप्शन होगा। प्रियंका, बी ऑप्शन। मनीषा, मोनिका, प्रियंका, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन। लगता है सभी बच्चों को समझ आ गया है कि जो हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं वो होते हैं स्वैच्छिक, यानी स्ट्रिएटेड, रेखिक, और जो नहीं कर सकते वो अनैच्छिक, इनवॉलेंट्री भी बोलते हैं, अनैच्छिक। और इसमें मेन आ जाती हैं चिकनी मांसपेशियाँ और हृदय की जो मांसपेशियाँ हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटा, न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, और न्यूरॉन में एक भाग लंबा होता है, उस भाग को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट, अक्षतंतु एक्सॉन, सेल बॉडी कोशिका शरीर, या कोशिका द्रव्य? बस 2 मिनट में बेटा कर रहे हैं ख़त्म। एक्सॉन, बिल्कुल बी ऑप्शन। देखिए ये जो है ये एक न्यूरॉन का डायग्राम दिखाया गया है कि ये न्यूरॉन में अगर आप देखें तो इसमें कुछ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, उन ब्रांच स्ट्रक्चर्स को डेंड्राइट्स बोलते हैं। इन ब्रांच स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं ये वाले, ये डेंड्राइट्स हैं। और एक ये लॉन्ग प्रोसेस जो है वो अराइज कर रहा है, और इस पूरे लॉन्ग प्रोसेस को एक्सॉन कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? जो हमने पूछा है कि एक लंबा जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एक लॉन्ग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उस लॉन्ग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको? एक्सॉन। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? एक्सॉन या अक्षतंतु, बी ऑप्शन, बिल्कुल सही। मोनिका, लक्ष्मी, मोनिका जो है, टिंकू शर्मा, बी ऑप्शन, बिल्कुल। बस लास्ट बेटा अभी ख़त्म कर रहे हैं क्लास, 1-2 क्वेश्चन और हैं। न्यूरॉन का क्या काम होता है? क्या काम करती है न्यूरॉन? ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन का क्या काम होता है बेटा? न्यूरॉन शरीर के भीतर उत्तेजना का संचरण, यानी मैसेज की कंडक्शन, एक जगह से दूसरी जगह जो मैसेज को कंडक्ट करना है उसमें हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? मैसेज को कंडक्ट करने में। कि कोई भी स्टिमुलस, जिसे हम उत्तेजना बोलते हैं, स्टिमुलस डेंड्रोन से होते हुए सेल बॉडी में जाती है, और सेल बॉडी से एक्सॉन में, और एक्सॉन के थ्रू फिर वो आगे ट्रांसमिट होती है। यानी इसमें मेन जो आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलस। लास्ट क्वेश्चन बेटा, इनमें से कौन सा टिश्यू डेड टिश्यू है? कौन सा मृत ऊतक है? बेटा इसमें सी ऑप्शन है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने न्यूरॉन का कार्य पढ़ा है, सी ऑप्शन है, स्टिमुलस की मूवमेंट में हेल्प करता है। और लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है आपने, बिल्कुल सी ऑप्शन। दीक्षा, अरमान मक्कड़, मैक बेटा बी नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा। पवन सी ऑप्शन, मोनिका सी ऑप्शन सही है। दीक्षा, रेनू सभी सी ऑप्शन, बी नहीं होगा बेटा। दीपू, बी आंसर नहीं है, दीपू शर्मा।
लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृत उत्तक है? बताया मैंने आपको 3 तरह का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, सरल स्थायी उत्तक। और इनमें से स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मृत टिश्यू से, मृत उत्तक जो है उसमें जो सेल्स होती हैं, क्योंकि उसमें लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है। बिल्कुल बेटा, सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन, बिल्कुल सी। ज़्यादातर बच्चे सी ऑप्शन दे रहे हैं बेटा। स्क्लेरेन्काइमा जो है वो डेड टिश्यू होता है, मृतक उत्तक है। तो आशा करता हूँ कि बच्चों आपको जो आपकी प्रॉब्लम्स थी, जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी नहीं हुए तो आप मेरे को मैसेज सेंड कर सकते हैं, मैं मैसेज में आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्लास छोड़ दें, टाइम ज़्यादा हो गया। तो थैंक यू। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जो है मैसेज में आप टाइप कर सकते हैं। बिल्कुल इसका सी ऑप्शन है। बहुत बढ़िया प्रियंका, संदीप, प्रियंका, सी ऑप्शन। ओके, बाय बच्चों, थैंक यू।